के टैरिफ टेंट्रम से बाजार में दबाव, निफ्टी करीबन 80 पॉइंट से ज्यादा फिसलकर 24,600 के करीब। बैंक निफ्टी भी नरम, वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप में भी हल्की कमजोरी। आईटी, फार्मा और एफएमसीजी में आज दबाव, करीब 1% फिसले तीनों सेक्टर इंडेक्स। वहीं सरकारी बैंकों और कैपिटल गुड्स में खरीदारी का मूड। कैपिटल गुड्स में केन्स टेक और बीएचईएल वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल। इंडसइंड बैंक के नए बॉस को बाजार की सलामी, शेयर करीबन 2% चढ़ के निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। राजीव आनंद 3 साल के लिए एमडी और सीईओ किए गए नियुक्त, 25 अगस्त से संभालेंगे कार्यभार। दमदार नतीजों से गोदफ्रे फिलिप्स करीब 9% भागा। पहली तिमाही में कंपनी के मुनाफे में करीब 56% का आया उछाल। उधर नतीजों के बाद डीएलएफ में करीब 3% की गिरावट, शेयर वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। तो वहीं आदित्य इन्फोटेक दमदार लिस्टिंग, 665 रुपए इशू प्राइस के मुकाबले बीएसई पर 51% गेन पर शेयर हुआ लिस्ट। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन औटियाला, मेरे साथ है मेरी को एंकर श्रेया ठाकुर और आज के मार्केट एक्सपर्ट आशीष बहेती जी। मार्केट के इस टाइम पे मूड माहौल की बात करी जाए तो देखिए, कल खत हमें आता हुआ दिखाई दिया था और खत आया था और खत यहाँ से गया भी था। उसके बाद बाजार में एक हल्का सा हमें जो प्रेशर है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कल के सत्र में अच्छे खासे हमें गेन्स मार्केट के अंदर देखने को मिले थे, लेकिन आज वापस से रेंज बाउंड मोमेंटम बाजार के अंदर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑयल एंड गैस सेक्टर्स की बात करी जाए तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो यहाँ पे एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स थोड़ा ज़्यादा बाउंड अप है। बाकी की जो सेक्टर्स है पेन वहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑयल एंड गैस में इस टाइम पे पेन जो है वो परसिस्टेंटली बना हुआ है। इनफैक्ट ऑटो सेक्टर, आईटी पैक भी आज मंदी के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बाजार की स्ट्रैटेजी क्या अगर रखी जाए, क्या ये जो मंदी का इस टाइम पे हमें रुख देखने को मिल रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिल सकती है? बहेती सर से जान लेते हैं। बहेती जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कंचन जी, गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग जी। क्या लग रहा है मूड माहौल? कल खत आया, फिर खत हमने वापस भेजा, उसके बाद दोनों तरफ से चिट्ठियां एक्सचेंज हो गई है। बाजार का हमने मूड तो देख ही लिया है, मॉर्निंग से देख रहे हैं। क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी? जी देखिए, प्रेशर एविडेंट है निफ्टी में और बैंक निफ्टी दोनों में, और ये प्रेशर बना हुआ रहेगा जब तक थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं आ जाती। अर्निंग सीजन्स मोर और लेस खत्म होता हुआ देखने मिला, जो बड़े नंबर्स थे वो मोस्टली आते हुए देखने मिल रहे हैं। तो यहाँ से एक बड़ा ट्रिगर अब मिसिंग है स्टॉक मार्केट के लिए, जिसे अपसाइड स्विंग दे सकता है। और सिस्टम में ऑलरेडी शॉर्ट्स काफ़ी बने हुए हैं। हमारी सलाह इन लेवल्स पे भी शॉर्ट करने की है, या जिनके पास शॉर्ट है बने रहने की है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 24,740 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। नीचे हमें लगता है इसमें 24,450 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो देखिए, यहाँ पे प्रेशर बना हुआ है। कल हम निफ्टी में थोड़ी सी रिकवरी देखे थे, बैंक निफ्टी में वैसी कोई रिकवरी देखने नहीं मिली, और यहाँ पे हमें लग रहा है प्रेशर और माउंट होता हुआ देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 55,650 के करीब का एसएल मेंटेन करे शॉर्ट्स में, और नीचे में हमें लगता है इसमें 55,100 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, तो मार्केट की स्थिति तो फिलहाल ख़राब ही नज़र आ रही है। कल जो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ नज़र आई थी हमें निफ्टी में, वो आज कंटिन्यू नहीं होती हुई दिखाई दी, क्योंकि ट्रम्प टैरिफ टेंट्रम की वजह से। वैसे कंचन, हिंदी में एक कहावत है, बिन पेंदी का लोटा, आपने भी सुनी होगी ये कहावत, और इसका मतलब ये होता है कि जिसका कोई स्टैंड नहीं होता, अब क्या बोल जाए, कब क्या हो जाए, कुछ समझ नहीं आता, और मार्केट भी इसी तरह से बिहेव कर रहा है। तो फिलहाल शॉर्ट की सलाह है। निफ्टी और बैंक निफ्टी पे लेवल्स आपको बता दिए गए हैं। 24,700 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। 24,450 तक के टारगेट नीचे के देख रहे हैं निफ्टी में आशीष जी। बैंक निफ्टी में 55,600 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 55,100 तक के लेवल्स दिखा सकता है बैंक निफ्टी भी। तो दोनों ही इंडेक्सेस शॉर्ट फिलहाल स्थिति कमजोर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में, और सबसे पहले वो नंबर आपके स्क्रीन पर जिसके जरिए आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए 7045220000। इस नंबर पर अपने सवाल भेजिए। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी टैग करके
सवाल पूछ सकते हैं सीएनबीसी आवाज को, कंचन नौटियाल को या मुझे। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि सबसे पहला कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहा है। गौतम आचार्य जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौतम जी कहाँ से बात कर रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, जयपुर से बात कर रहा हूँ जी, सवाल आपका से। सर। तेजस ने लिया हुआ है मेरे पास में मैम 350 शेयर, और जो प्राइस था मेरा एवरेज वो 735 रुपए कुछ के आसपास लिया हुआ है। और अभी क्या करना चाहिए? इसको होल्ड करना चाहिए, रुकना चाहिए, या और परचेज करना चाहिए, एवरेज करनी चाहिए? ठीक है, तो नजरिया लंबा ही है आपका, 1 साल के लिए मान लूं? हाँ जी, 1 साल के लिए मैम, मैंने होल्ड करने की कैपेक्स है मेरा। ठीक है, कैपेसिटी है होल्ड करने की। तेजस नेटवर्क 580 पर कर रहा है कारोबार, 735 की आपकी खरीद थी, तो लॉस काफ़ी हो गया आपको। 155 रुपये प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं आप। और इसका चार्ट देखें तो 1 महीने में काफ़ी गिरा ये स्टॉक, 17% से ज़्यादा, और 6 महीने में 34% से ज़्यादा की गिरावट दिखा चुका है। और 1459 तक गया था आशीष जी, उसके बाद काफ़ी करेक्ट हो गया 581 के लेवल पर, ऑलमोस्ट 52 किलो के आसपास ही आपको दिखेगा, उससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर। अब करना क्या चाहिए तेजस नेटवर्क में? आप पूछ रहे हैं, सवाल इनका ये कि क्या ये एवरेजिंग करने लायक लग रहा है स्टॉक, या फिर एग्जिट किया जाए, लॉस बुक करके बेटर काउंटर में शिफ्ट किया जाए, या फिर इनका भाव वापस आता दिख रहा है आपको? जी श्रेय जी, देखिए इसमें जो दिसंबर से गिरावट चालू हुई थी वो वन वे फॉल हमने देखा, और कोई भी पुल बैक आ रहा है तो उसमें भी इसमें गिरावट या सेलिंग प्रेशर इंटैक्ट बना हुआ है। ओवरऑल स्ट्रेंथ नहीं है काउंटर में, और हमें लग रहा है कि कोई भी पुल बैक में इसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। इन लेवल्स पे अभी एग्जिट ना करे। जो एक स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 560 का है। वैसे तो इनका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए था वो काफी ऊपर का था, बट अब यहाँ पे जैसे भी 560 के आसपास में एक स्टॉप लॉस रखे, और कोई पुल बैक मिलता है तो वहां पे एग्जिट करने की सलाह रहेगी। 560 का रखना होगा इस टाइम पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और कोई पुल बैक आपको मार्केट में मिलता है तो वहां से आप एग्जिट की पोजीशन बना के चल सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, कानपुर से जमशेद जी हमारे साथ जुड़े। जमशेद जी नमस्कार। हेलो नमस्कार जी। जी, क्या सवाल है आपका? मैम हमारे पास थर्मैक्स के 500 शेयर हैं, 3897 के रेट से। ओके, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव या शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म के लिए लिया था। शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, लेकिन अभी इस टाइम पे पोजीशन अटक गई है। नंबर्स आए थे बहीती जी, इसमें नंबर्स तो हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले थे, लेकिन नंबर्स के बाद लगातार डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री हमें यहाँ पे लगातार देखने को मिल रही है। पिछले 1 हफ्ते की बात कर ली जाए तो यहाँ पे करीब करीब 8.5% की गिरावट ऑलरेडी देखी गई है, और आज के सत्र में भी एक प्रेशर जो है वो बनता हुआ दिखाई दिया है। क्या करना चाहिए? क्या लगता है कि नियर टर्म में हमें वापस से वही लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे? जी जी, देखिए एक अच्छी कंपनी है, और ज़रूर थोड़ा प्रेशर में है। नंबर्स के बाद थोड़ा सा इसमें एक हमने प्रेशर बनता हुआ देखने मिला है। उन्हें हमें लग रहा है कि ऐसा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से एक बाउंस बैक दे सकता है। तो एक हल्का करेक्शन ज़रूर हुआ है स्टॉक में, लेकिन जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 3200 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमारे जो इसके टारगेट्स है वो 3900 के टारगेट्स है फर्स्ट लेवल, अगर वो ब्रीच होता है तो शायद इसमें 4300 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। तो होल्ड करें 3200 के टारगेट, 3200 के स्टॉप लॉस के साथ। तो मैक्स यहाँ पर होल्ड की राय है, 3900 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है, 3200 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं। अब आगे बढ़ते हैं, और कमलेश जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ जयपुर से। कमलेश जी गुड मॉर्निंग। कोई बात नहीं, उनसे राब्ता नहीं हो पा रही, लेकिन सवाल ले लेते हैं उनसे। कमलेश जी का सवाल आया था अडानी टोटल गैस के ऊपर, 400 इनकी क्वांटिटी, 810 इनकी खरीद। अब नज़रिया तो नहीं पता आशीष जी, लेकिन वैसे अभी हम थोड़ी देर पहले ग्रीन एनर्जी ही डिस्कस कर रहे थे। थोड़े क्या लग रहा है ये स्टॉक? काफ़ी न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक रहता है, लेकिन स्ट्रैटेजी क्या अपनानी चाहिए? 810 की खरीद है, 209 रुपये प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं फिलहाल। जी जी, देखिए पूरे अडानी पैक में कुछ ही शेयर्स है जो स्ट्रांगली अंडर परफॉर्म किया है जिन्होंने, उसमें से अडानी टोटल गैस एक है। हमने देखा कि अडानी इंटरप्राइजेस या अडानी पोर्ट में फिर भी एक रिकवरी देखने मिली थी गिरावट के बाद भी। यहाँ पे वैसी कोई रिकवरी देखने नहीं मिली। स्टॉक अपना 200 डेमा को भी रिगेन नहीं कर पा रहा है, और 20 डेमा के आसपास में जब भी आ रहा है इसमें सेलिंग कंटिन्यूसली देखने मिल रही है। हमारी सलाह रहेगी कोई पुल बैक आता है तो उसमें से एग्जिट कर ले। नीचे में एक स्टॉप लॉस जरूर 585 के करीब का मेंटेन करे। ओके, तो ये थी राय अडानी टोटल गैस के ऊपर, और की लेवल्स आपको बता दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, और सूरत से अविनाश जी हमारे साथ जुड़े हैं। अविनाश जी गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग मैडम। जी, क्या सवाल है आपका? मेरे पास जीवन स्मॉल बैंक के 8,000 शेयर्स है 50 रुपए के रेट में, ओके, और लंबे टाइम Long- के लिए रखा है मैंने। अच्छा, ठीक है। लंबे टाइम लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है और पिछले 6 महीने की बात करी जाए तो यहाँ पे अच्छे गेन्स हमें डिसेंट गेन्स हमें देखने को मिले, लेकिन लास्ट 3 मंथ से यहाँ पे वापस से एक लोअर लोज बनते हुए नजर आ रहे हैं। बहेती सर, क्या लगता है कि वापस से वही नंबर्स आते हुए दिखाई देंगे? दो जो पर्सपेक्टिव है दैट इज फॉर अ लॉन्ग टर्म। जी देखिए, जो भाव इन्होंने बाय किया है वो एक रेजिस्टेंस एरिया रहा है और जून का पूरा मंथ और इनफैक्ट इवन मिड जुलाई तक स्टॉक ने उसी एरिया के आसपास में आके रेजिस्ट किया बार बार, और वहीं से हम वापस गिरावट देख रहे हैं। स्टॉक लेकिन एक सपोर्ट के पास आ चुका है 41, जो इसका एक जोन है, वो अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है, और ऊपर में 50 का एक रेजिस्टेंस है, तो उसी बैंड में ये ट्रेड कर रहा है। नीचे में हमें लगता है इसमें 40 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर बने रहने की सलाह रहेगी। अगर 50 रुपए तक आता है और उसका ब्रेकआउट देखने मिलता है तो शायद इसमें 58 तक का भी जोन इन्हें देखने मिल सकता है, तो होल्ड करें पोजीशन को 40 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, और जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक होल्ड करने की राय, 40 रुपए का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना है। फिलहाल एक क्वेरी आई थी, वो देख रही थी मैं इंडसइंड बैंक पर। आज खबर आई एमडी और सीईओ के नियुक्ति हो गई, राजीव आनंद जी अब नई एमडी एंड सीईओ हैं। उसके बाद से स्टॉक में एक सेंटिमेंट सुधरा है, करीब करीब आप देखिए 1.5% के करीब चढ़कर कारोबार कर रहे हैं, लेकिन हाई साइड से फिर से फिसला इंडसइंड बैंक। आशीष बैती जी, अच्छा स्टॉक चला 600 से लेकर आप देखें 817 के लेवल पर अब कारोबार कर रहा है, यहाँ से कितना अपसाइड पोटेंशियल चार्ट्स पे नजर आ रहे हैं? जी देखिए, वीकली अगर चार्ट्स देखेंगे तो यहाँ पे ओवरऑल जो वीकली 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्टॉक उसके आसपास में कंसोलिडेट कर रहा है, पर हमें लग रहा है कि इसमें अब यहाँ से एक पुल बैक देखने मिल सकता है। जो स्टॉक में गिरावट भी थी वो काफी मैनेजमेंट के रिलेटेड ही थी, और अब नए मैनेजमेंट या नया सीईओ आने से शायद इसमें एक पुल बैक देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी जिनके पास भी लॉन्ग है। नीचे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 780 रुपए का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 890 रुपए तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, 890 तक के नंबर्स आपको देखने को मिल सकते हैं इंडसइंड बैंक में। न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक्स है और यहाँ पे इसके बाद ये तेज़ी हमें देखने को मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बिहार से सोनू जी हमारे साथ जुड़े हैं। सोनू जी नमस्कार। नमस्कार मैम। जी, क्या सवाल है? एसकेएफ इंडिया है, 4950 के रेट से 20 क्वांटिटी है मैम, इस पे लॉन्ग टर्म भी चाहिए। ओके, एसकेएफ इंडिया और बाइंग है 4,950 रुपीज़ की, 20 शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में। बहेती सी, आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की दिखाई दे रही है? बिकॉज पिछले अगर हम इसका पर्टिकुलरली चार्ट देखें मई के बाद, तो अच्छी खासी इसने जो रफ्तार है वो पकड़ती हुई दिखाई दी है चार्ट्स पे। क्या लगता है कि कंसोलिडेट करेगा या यहाँ से भी ऊपर के नंबर्स देखने को मिल सकते हैं? जी देखिए, एक अच्छा स्टॉक है, हल्का सा कंसोलिडेट जरूर कर रहा है पिछले 1 महीने से, लेकिन हमें लग रहा है कि एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिलेगा। पोलन फ्लैग एक पैटर्न बन रहा है इसमें, और उसका जो ब्रेकआउट है वो 4,950 के ऊपर ही देखने मिलेगा, और अगर वो ब्रेकआउट आता है शायद इसमें 5,600 तक का भी जोन इजीली इसमें देखा जा सकता है। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी इसमें। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 4,600 के करीब का कैसे मेंटेन करे। ऊपर में फर्स्ट इनिशियल टारगेट रहेंगे वो 5,000 के, और इवेंचुअल टारगेट जो रहेंगे 5,600 तक के रहेंगे। एसकेएफ इंडिया फिलहाल आपको होल्ड करने की राय है, 4,792 के लेवल पर कारोबार कर रहा है ½ की तेजी के साथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट कॉलर कौन से हैं। चेतन भाटी जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो जैन से। चेतन जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, सवाल आपका। हाँ मैडम, मेरे पास है ना कॉनकोर और कोल इंडिया, दो शेयर कोल है। इंडिया, हाँ जी मैम, कोल इंडिया मेरा 382 रुपए की प्राइस में है, ठीक है। 3,000 शेयर, और कॉनकोर है मेरे पास में 1922 शेयर। खरीद क्या है 640 कॉनकोर के के? 640। 640 रुपए में। ओके, कॉनकोर से शुरुआत कर लेते हैं। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और लॉस में आपस में 62 रुपये प्रति शेयर का लॉस झेल रहे कॉनकोर में चेतन जी। हालांकि बीच में आशीष जी अच्छा ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा था कॉनकोर, उसके बाद से देखिए गिरावट का सिलसिला इसमें जारी है। इस साल में अब तक 7% से ज़्यादा टूट गया है, करना क्या चाहिए इनको? जी देखिए, एक अच्छा मोमेंटम बना था जैसे आपने बताया मिड में
तो 650 तक का जोन दिखा कर आया था और वहां से हल्की सी गिरावट जरूर देखने मिली है। हमें लग रहा है कि स्टॉक अब एक बेस फॉर्मेशन कंप्लीट कर रहा है, या एक जिसे हम बोल रहे हैं कि प्राइस डिस्कवरी वापस इसमें बन रही है नीचे के लोअर लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 560 के करीब का कैसे मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो 600, और इवेंचुअल जो टारगेट है 640 तक का देखने नहीं मिल सकता है। टारगेट कौन कौन में फिलहाल एक्सपेक्टेड है? दूसरा सवाल इनका कोल इंडिया के ऊपर था। यहाँ पे भी लॉस में चल रहे हैं क्योंकि 382 इनकी खरीद है, 375 के लेवल पर कर रहा है कारोबार, आधा फीसदी की तेजी के साथ। हालांकि इसमें भी एक मोमेंटम देखने को मिला था, लेकिन कंसोलिडेट करता रहता है स्टॉक। क्या करना चाहिए? कोल इंडिया कोर फूड पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है या फिर एग्जिट कर जाए यहाँ से? 543 52 वीक इसका हाई। जी जी, देखिए अगर आप इसका अगर स्टॉक देखेंगे पूरे इस साल 2025 में स्टॉक ने कंसोलिडेट ही किया है। नीचे में जो जोन बना है वो 370, और ऊपर में जो एक जोन बना 400, तो 30 रुपए के रेंज में इसने पूरा एक ऑलमोस्ट 8 महीना गुजारा है। और हमें लग रहा है कि इतना बड़ा कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट आएगा वो काफी स्ट्रांग रहेगा, तो होल्ड करें स्टॉक को। नीचे जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 360 रुपए के करीब का कैसे मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 400 और 430 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ओके, होल्ड कर सकते हैं। 360 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है, 400 तक के जोन एक्सपेक्टेड हैं, तो कोल इंडिया इट्स अ होल्ड। चलिए फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपके बहुत सारे सवालों का इंतजार। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन पे। कल हमने मार्केट आवर्स के ड्यूरेशन में देखा था कि एस्कॉर्ट कुबोटा के नंबर्स आए थे और Q1 में इसके रेवेन्यू में करीबन 3% की हमें एक गिरावट देखने को मिली थी। वहीं अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करी जाए तो वहाँ पे एक अच्छा खासा 5% का हमें उछाल देखने को मिला था, 5 गुना का उछाल देखने को मिला था। इनफैक्ट मार्जिन ट्रेजेक्ट्री भी यहाँ पे इंप्रूव होती हुई दिखाई दी थी। तो इस क्वार्टर में किस तरीके के नंबर्स रहे, एक्सेप्शनल गेन भी हमें देखने को मिला था 76 करोड़ का। तो अब ग्रोथ पे और फ्यूचर आउटलुक पे चर्चा के लिए हमारे साथ कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर और साथ ही साथ CFO भरत मदान जी जुड़ गए हैं। भरत जी गुड मॉर्निंग। जी, जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया, रेवेन्यू में हमें एक स्लाइटली डिक्रीज देखने को मिला था, लेकिन जो मार्जिन प्रोफाइल है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें रोबस्ट देखने को मिली थी। इस कॉस्ट एफिशिएंसी के पीछे क्या की ड्राइवर्स हैं और मूविंग फॉरवर्ड हमें क्या ये मार्जिन प्रोफाइल सेम ट्रेजेक्ट्री में देखने को मिल सकती है? तो मार्जिन के लिए एक्चुअली इसमें 2 रीजन थे फर्स्ट क्वार्टर के। पहला तो क्योंकि हमने एक प्राइस इंक्रीज लिया था फर्स्ट क्वार्टर में फ्रॉम स्टार्ट ऑफ में, तो उसकी वजह से जो है मार्जिन पॉजिटिव आए थे। और दूसरा जो कॉमोडिटी प्राइस था वो भी काफ़ी सॉफ्ट है इस क्वार्टर में, तो उसका भी जो डिफ्लेशन का इम्पेक्ट था उसका भी मार्जिन के अंदर में वो विजिबल है। यानी गोइंग फॉरवर्ड प्राइस का इम्पेक्ट तो डेफिनेटली रहेगा। जहाँ तक कॉमोडिटी का सवाल है, इस क्वार्टर में थोड़ा मार्जिन क्वार्टर में थोड़ा इन्फ्लेशन का हिंट मिल रहा है, तो मोस्ट लाइकली थोड़ा इम्पैक्ट नेगेटिव रहेगा मटेरियल कॉस्ट के ऊपर में, बिकॉज कॉमोडिटी प्राइस जो ऊपर हार्ड हो रहे हैं थोड़े, तो मैटर में स्पेशली वहाँ पे थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो उसकी वजह से हो सकता है थोड़ा हमें 0.5% तक का मार्जिन जो है सेकंड क्वार्टर के अंदर में थोड़ा इम्पैक्ट आ जाए। बट आई थिंक लॉन्ग टर्म में हमें ऐसा कोई नेगेटिव नहीं दिख रहा ऑन द कॉमोडिटी प्राइजेस। तो क्योंकि हमारा जो इम्पैक्ट है वो क्वार्टर टू क्वार्टर पास ऑन होता है विद लैग ऑफ ए क्वार्टर, तो इसलिए एक क्वार्टर का अगर पॉजिटिव होता है तो अगले क्वार्टर में ऑफसेट हो जाता है। तो जनरली फुल ईयर बेसिस पे हमें लगता है कि ओवरऑल में ऐसा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट मार्जिन पे नहीं आएगा। एंड होपफुली हम उसी लेवल के ऑफिस में मतलब 12-12.5% के जो मार्जिन है जो हमने गाइडेंस दी थी उसके अंदर मेंटेन कर पाएंगे फुल ईयर। ओके, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप मार्जिन लेकर ऑप्टिमिस्टिक हैं। भरत जी गुड मॉर्निंग, श्रेया बात कर रही हूँ। सर रेवेन्यू सेगमेंट थोड़ा समझाएंगे, किस सेक्टर से ज़्यादा रेवेन्यू आए हैं, कहाँ पे ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला, साथ ही ट्रैक्टर सेगमेंट आपका कैसे परफॉर्म किया है, वहाँ पे आउटलुक क्या है, कोई नई लॉन्चेस पाइपलाइन में है? या इशू तो अगर आप पहले क्वार्टर रिजल्ट देखें तो जो मेन डिक्लाइन रेवेन्यू में आया है वो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेगमेंट में आया है, बिकॉज कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में 1 जनवरी से एमिशन नॉर्म चेंज होकर स्टेज 5 एमिशन नॉर्म इम्प्लीमेंट हो गए हैं। तो उसकी वजह से 30 जून लास्ट डेट था, जितना भी पुराना इन्वेंट्री था मैन्युफैक्चरर्स के पास में उसको लिक्विडेट करने का। तो उसकी वजह से जो प्रोडक्शन था इस 6 महीने के अंदर में जनवरी से जून में वो काफ़ी कम रहा था, बस सब मैन्युफैक्चरर्स ने इन्वेंट्री बिल्डअप कर रखी थी दिसंबर से पहले की पिछले साल में, जिसको लिक्विडेट किया गया, इसलिए उनके मार्जिन भी प्रेशर में रहे और ओवरऑल रेवेन्यू भी थोड़ी कम रही कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेक्टर में।
तो अभी गोइंग फॉरवर्ड अभी आई थिंक 1 जुलाई से, क्योंकि वो सारे एमिशन नॉर्म्स ठीक हो गए हैं, तो आगे जाके प्रोडक्शन भी हमें लगता है रैप अप हो जाएगा। एंड पोस्ट मानसून जो है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की डिमांड रिवाइव होती है, तो सितंबर ऑनवर्ड्स हमें उम्मीद है कि डिमांड भी वापस रिवाइव हो जाएगी। तो ओवरऑल आई थिंक हमारा जो सेक्टर है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का, आई थिंक ऑन फुल ईयर बेसिस पे हमें लगता है ओवरऑल जितनी हमारी डी ग्रोथ रही है पहले 3-4 महीने में, वो आगे जाके थोड़ी मेकअप हो सकती है। जहाँ तक ट्रैक्टर वेल का सवाल है, हमारा ट्रैक्टर इंडस्ट्री में 1 से 2% का पॉजिटिव वॉल्यूम इंक्रीज रहा है। वो जो हमारी स्ट्रॉन्गर मार्केट्स हैं इंडिया में, जो नॉर्थ सेंट्रल इंडिया है, वहाँ पे ग्रोथ कम रही है 0.5% की, लेकिन जो सदर्न एंड वेस्टर्न मार्केट है वहाँ पे ग्रोथ काफ़ी हाई रही है, 19-20% की ग्रोथ रही है, जहाँ पे हमारा इतना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस नहीं है। उसकी वजह से जो ओवरऑल ट्रैक्टर के वॉल्यूम में इंक्रीज इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला अभी हमें। लेकिन जैसे कि हम आगे जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें, क्योंकि साउथ का ऑलरेडी बेस काफ़ी हाई है लास्ट ईयर से, तो उसमें हमें लगता है कि डिमांड थोड़ी इवन आउट हो जाएगी एंड हमें नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में भी वो ग्रोथ आनी हुई दिखेगी। तो आगे के बैलेंस मंथ्स में हमें लगता है कि जितना भी हमारा शुरू में थोड़ा इम्पेक्ट आया है वॉल्यूम का, वो हम इन लाइन विद इंडस्ट्री ग्रो कर पाएंगे, और फुल ईयर बेसिस पे हम भी 5 से 7% की ग्रोथ की इंडिकेशन दे रहे हैं वॉल्यूम में ट्रैक्टर की। ओके, तो ट्रैक्टर वॉल्यूम में एक हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। वेल, तो समझा जाए तो जो कंस्ट्रक्शन साइड रही है वो रिलेटिवली वीकर साइड रही है, बट ऑन द फ्लिप साइड जो पीएनसी रहा है उसका जो परफॉर्मेंस है वो बेटर रहा है। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, जो ग्रीनफील्ड प्लांट है यूपी में, वहाँ पे एक डिले देखने को मिला है। क्या लगता है कि मूविंग फॉरवर्ड यहाँ से हमें लोकलाइजेशन में या फिर एक्सपोर्ट में कोई इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा? नहीं, अभी हमारी जहाँ तक डिमांड की सिचुएशन है, अभी हमारी एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज काफ़ी सफिशिएंट है। इनफैक्ट हम अपना एग्जिस्टिंग कैपेसिटी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी में भी रैंप अप कर रहे हैं, तो अभी हमें इमीडिएटली कोई कंसर्न नहीं लगता। तो अभी हम सिर्फ 70% कैपेसिटी पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो अभी हमारे पास अपसाइड काफ़ी है, और उसके ऊपर से थोड़ा कैपेसिटी एक्सपेंशन भी होगा एग्जिस्टिंग फैसिलिटी में। तो इसलिए अगले 3-4 साल में हमें नहीं लगता कि मेजर इशू है, अनलेस डिमांड एकदम स्ट्रांगली एकदम ग्रो करे, जिसके वजह से हमें ग्रीनफील्ड प्रीपोन करना पड़े। बट जहाँ पे लैंड एक्विजिशन का सवाल है, आई थिंक वो ऑलरेडी अंडरवे है, हम ऑलरेडी यूपी गवर्नमेंट से टच में हैं, और वो उनका लैंड एक्विजिशन थोड़ा डिले हो गया था। जो स्पेशली लैंड पार्सल हमने एक्वायर करना, उसकी कुछ लैंड अभी गवर्नमेंट ने एक्वायर करनी है, जो उम्मीद है इस महीने में वो पूरी कर लेंगे। उसके बाद में अपनी लैंड एक्विजिशन की फॉर्मेलिटी गवर्नमेंट के साथ कंप्लीट कर देंगे इसी साल के अंदर। ओके भरत जी, एक आखिरी सवाल हमारी तरफ से, फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए आपका आउटलुक क्या है? कौन से टारगेट्स देख रहे हैं आप? बोला ट्रैक्टर इंडस्ट्री का हमारा मिड सिंगल डिजिट का ग्रोथ का टारगेट है, तो 5 से 7% का अभी हमारा गाइडेंस है पूरे ट्रैक्टर इंडस्ट्री का, और हमें उम्मीद है हम भी उसी ग्रोथ के आसपास ग्रो कर पाएंगे। और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जहाँ तक सवाल है, वो देखिए पहले अभी 4 महीने में डी ग्रोथ देखने को मिली है 24-25% की, तो आगे जाके ग्रोथ आती भी है, तो ओवरऑल आई थिंक फ्लैट इंडस्ट्री रहेगी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के सेगमेंट। ओके बरी जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, इंडस्ट्री के बारे में बताने के लिए, ग्रोथ आउटलुक के बारे में चर्चा करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा ट्रेडर्स हॉटलाइन का रीति रिवाज है उसको आगे बढ़ाया जाए। श्रेया, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं आपके सोशल मीडिया पे। बिल्कुल, और आपके भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सवाल आए होंगे, आई एम वेरी श्योर। एक सवाल आया है पॉल जी का, और वो पूछ रहे हैं लॉन्ग पोजीशन में है केन्स टेक्नोलॉजी में, और केन्स का स्ट्राइक प्राइस बताया है आशीष जी 6300 का एट 251। करना क्या चाहिए? कॉल ऑप्शन लिए इन्होंने जी। 6500 का 251 पे लिया है हमने। 6300 का 251। जी, देखिए अच्छे प्रॉफिट में है स्टॉक या ऑलरेडी जो ऑप्शन में बताया है 330 रुपए के करीब चल रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए इसमें। ओके, तो एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह बहेती जी ने दे दी है। एक स्टॉक और लेके आते हैं स्क्रीन पे, दैट इज़ आयशा मोटर। यहाँ पे हमें एक गिरावट देखने को मिल रही है, और इसके अगर हम सेल्स नंबर्स देखें तो सेल्स नंबर काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट आए थे। रॉयल एनफील्ड की वॉल्यूम में भी अच्छा खासा सर्ज देखने को मिला था, और कल के सत्र में भी अगर हम देखें तो अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। बहेती जी, आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की दिखाई दे रही है आयशा मोटर्स की, और कहाँ तक के नंबर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिकॉज अपने 52 हफ्ते के हाई से करीबन अब 300 रुपये ही दूर है। जी, ये देखिए पॉजिटिव है पूरे टू व्हीलर स्पेस में एज अ होल, और जिस हिसाब से कल मोमेंटम बना नंबर्स के बाद एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने मिला, मुझे लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को सरपास करने के लिए।
तो हमारे जो टारगेट्स है इसमें 5,900 के इंटैक्ट है, और हमें लग रहा है कोई डिप आए तो उसमें भी पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 5,550 के करीब का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 5,800 और 5,900 दो टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। ओके, तो आयशर मोटर्स पे फिलहाल ये स्ट्रैटेजी अपनाएं। आज तो हालांकि क्योंकि चौतरफा थोड़ी प्रेशर है मार्केट में, इसलिए एफएमसीजी पैक भी बैकफुट पर कारोबार करता हुआ नजर आएगा। मैरिको, ब्रिटानिया, डाबर 1.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। मैरिको के नतीजे आए थे, काफ़ी अच्छे नंबर्स, और हम सुबह भी डिस्कस कर रहे थे। वर्टिकल राइज कल के सेशन में देखने को मिला था। ब्रोकरेजेस भी काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं। 805 तक के टारगेट दिए गए हैं मैरिको को लेकर। क्या करना चाहिए आशीष जी, इस गिरावट में हाथ लगाएं कि अभी थोड़ा वेट करें, क्योंकि मार्केट का मूड माहौल ख़राब है? क्या करना चाहिए? जी देखिए, ये काफ़ी डोमेस्टिक सेंट्रिक कंपनीज है, और हमें नहीं लगता है इनका कुछ भी डायरेक्ट इम्पैक्ट रहेगा ट्रम्प के टैरिफ से। तो यहाँ पे हमें लग रहा है ये एक एज अपॉर्चुनिटी यूज़ करनी चाहिए। ओवरऑल मोमेंटम काफ़ी स्ट्रेंथ में बना हुआ है, और अगर 3 से 6 महीने का व्यू है तो ज़रूर एफएमसीजी कंपनियों में खरीदारी की सलाह रहेगी। प्रेफर्ड पिक हमारी HUL और मैरिको है इस पूरे स्पेस में से। मैरिको एंड डाबर ऑल्सो। तो मैरिको में जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 700 के करीब का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 770 तक का जोन देखने मिल सकता है। 770 तक का मैरिको में जोन देखने को मिल सकता है। आपको 700 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। साथ ही डाबर भी इनको पसंद आ रहे हैं इन स्पेस से। बिल्कुल सही बात कही। कंजप्शन और डोमेस्टिक थीम वाले सेक्टर्स आप देखें तो वो ट्रम्प टैरिफ टेंट्रम प्रूफ सेक्टर्स हैं, तो वहाँ पर आइडियाज़ और अपॉर्चुनिटीज़ आप ढूंढ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आशीष जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। चलिए फिलहाल इस शो से इतना ही। अब इसके बाद मैं फिर से जुड़ूंगी आपके साथ खिलाड़ी नंबर 1 लेकर के। तब तक के लिए आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।